हेलो दोस्तों, मैं कृष्णकांत शर्मा आपके ही चैनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स विद के में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारा लेक्चर के माध्यम से टॉपिक चल रहा था। तो संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये हम पहले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक, गणतंत्र और स्वतंत्रता। ठीक है, लोकतांत्रिक, गणतंत्र और न्याय पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले तीन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो लोकतांत्रिक की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में हो, यही लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र दोस्तों दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार मुख्य औजार माने जाते हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। परिप्रेक्षा, जिसे इंग्लिश में रेफरेंडम बोलते हैं। सेकंड, पहल, इंग्लिश में इनिशिएटिव बोलते हैं। प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल, तथा जनमत संग्रह, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेबिसाइट। क्या बोलते हैं? प्लेबिसाइट। तो दोस्तों, दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है, जैसे कि वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव। यह भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। संविधान की प्रस्तावना की अगर बात करें तो लोकतांत्रिक शब्द का जो इस्तेमाल बृहद रूप में किया गया है, तो दोस्तों जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। इस आयाम पर डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। ये बात डॉक्टर अम्बेडकर साहब द्वारा कही गई थी। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती हो। सामाजिक लोकतंत्र क्या अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती हो। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक त्रय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्रय की रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व या बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तिगत पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। इसी संदर्भ में
सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में, इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी कि संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक सर्व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। तो ये दोस्तों लोकतंत्र की कुछ बेसिक पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। नेक्स्ट है गणतंत्र। गणतंत्र एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्ग में बांटा जा सकता है, जैसे कि राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होता है, जिसमें उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसे कि ब्रिटेन में। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे कि अमेरिका। भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दोस्तों गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। क्या बोली? पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है, और दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसीलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। यही गणतंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट है न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल है: सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। तो दोस्तों इनकी जो सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जात, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। यही सामाजिक न्याय होता है। इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार, यही सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय की अगर बात करें तो आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। तो दोस्तों सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। बात करें अगर राजनीतिक न्याय की, तो राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। ये सारी राजनीतिक न्याय की बातें हैं। तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। पहली क्लास में हमने संप्रभुता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष पर बात की थी। ये सेकंड लेक्चर है जिसमें कि हमने लोकतांत्रिक, गणराज्य और न्याय की बात की है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम बात करेंगे स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की। ठीक है। तो इसके माध्यम से मेरा एक ऐसा प्रयास है, आपके जो 3 टॉपिक हैं ये क्लियर हो गए होंगे। तो धन्यवाद।